जा रहे हैं यहाँ पर फंक्शन को। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन को, ठीक है। तो पहले अपन डिफाइन करते हैं फंक्शन को और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी अपन फंक्शन, है ना। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं एक बार कि होता क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तुम लिखो यहाँ पर फंक्शन जो है वो क्या है, स्पेशल केस है रिलेशन का। क्या है ये, स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। रिलेशन का स्पेशल केस है। अगर रिलेशन को हमने डिफाइन किया है कहां से कहां तक, रिलेशन को हमने डिफाइन किया है ए सेट से बी सेट में, तो रिलेशन का ही स्पेशल केस है। और इसमें होता क्या है, यहां पर एवरी एलिमेंट, अगर उसका ए से बी में डिफाइन कर रहे हैं तो एवरी एलिमेंट, ए यहाँ पे डोमेन होता है और बी यहाँ पे होता है कोडोमेन। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव एग्जैक्टली वन इमेज या एग्जैक्टली वन मैपिंग इन सेट बी, एग्जैक्टली वन मैपिंग इन सेट बी। तब वो क्या बन जाएगा, तब वो फंक्शन बन जाएगा। तो फंक्शन क्या है, रिलेशन का स्पेशल केस है। तो रिलेशन में अगर ऐसा रिलेशन जिसमें सेट ए में जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सभी एलिमेंट्स का सेट बी के अंदर, सभी एलिमेंट्स का अगर एग्जैक्टली एक इमेज है, तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, उस रिलेशन को हम फंक्शन बोल देते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का, तो इस बात को समझने का ट्राई करते हैं, क्या मतलब हुआ इस बात का, थोड़ा फील करने का ट्राई करते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे पास ये कोई सेट ए है, मान लो उसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, ये अपने पास सेट ए में एलिमेंट है। मान लो भाई सेट बी में एलिमेंट्स हैं अपने पास 1 2 3 4 5 6, ये सेट ए में बी में एलिमेंट्स है अपने पास। अब हमने क्या किया, कुछ रिलेशंस डिफाइन किए ए से बी में, ठीक है। तो हमने एक R1 रिलेशन डिफाइन किया ए से बी में, ए सेट से बी सेट में डिफाइन किया R1 रिलेशन को। अगर R1 रिलेशन ए से बी में डिफाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, R1 विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये हम बोल सकते हैं। तो R1 के अंदर मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स ले लिए, तो मैंने A, 1 ले लिया, एक एक मैंने B, 2, एक मैंने B, 4, एक मैंने C, 5, मैंने ये रिलेशन ले लिया R1। ए से बी में एक रिलेशन है, ये रिलेशन है, इसको गारंटी क्या है, चेक कैसे करेंगे इसको। अगर रिलेशन होगा तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें आए हैं उन सबके फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से आने चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट ए बी सी है, तो वो ए से आ रहे हैं, सेट ए से। सेकंड एलिमेंट क्या है, 1 2 4 5, वो बी सेट से आ रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से आ रहे हैं, सेकंड बी सेट से आ रहे हैं, तो ये पक्का ए क्रॉस बी का सबसेट है। इसका मतलब रिलेशन हो गया ये ए से बी के बीच में। अब बात आती है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, क्या क्या ये रिलेशन फंक्शन है क्या। तो इस चीज को हम चेक करेंगे यूजिंग एरो डायग्राम। इस चीज को हम चेक कर लेते हैं बहुत ही आसानी से एरो डायग्राम के थ्रू। तो हमने एरो डायग्राम की बात की थी कि एरो डायग्राम से रिलेशन पे काम कैसे करते हैं। तो देखो रिलेशन डिफाइन किया ए सेट से बी सेट के बीच में। सेट ए में एलिमेंट क्या क्या है, ए बी सी डी ई। सेट बी में एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो रिलेशन का जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है वो A, 1 है, मतलब उसने A को 1 से मैप किया होगा। सेकंड है B, 2, तो B को 2 से मैप किया होगा। एक और आ गया B, 4, तो B को 4 से मैप कर दिया। एक और आ गया C, 5, तो C को 5 से मैप कर दिया। तो इस तरह से इसने मैपिंग करी है। तो अब हम देख सकते हैं कि क्या ये मैपिंग फंक्शन वाली मैपिंग है। तो आंसर है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है भाई ये फंक्शन वाली मैपिंग, तो क्योंकि हमने फंक्शन में कहा था कि सेट ए का हर एक एलिमेंट, जो भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है, सबकी एग्जैक्टली एक ही मैपिंग होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर सेट एक एलिमेंट ए की तो एग्जैक्टली एक मैपिंग है, लेकिन बी की एक नहीं है, बी की दो मैपिंग है। और डी और ई तो खाली रह गए, तो ये तो बिल्कुल भी फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन कब होता, जब सभी एलिमेंट जो सेट ए के अंदर आए हैं, ए बी सी डी ई, सबके एग्जैक्टली एक एक मैपिंग होती, सबका एग्जैक्टली एक एक कनेक्शन होता। यहाँ पर तो बी की दो मैपिंग आ गई, बी की वैल्यू 2 भी आ रही है, बी की वैल्यू 4 भी आ रही है, जबकि एक एलिमेंट पर एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए थी। तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा। इसलिए ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। सब लोग समझ पा रहे हैं इन बातों को, सब लोग समझ पाए यहाँ यस पर सर। फंक्शन का मतलब क्या है। चलो अब मैंने एक और रिलेशन ले लिया इसी के ऊपर, है ना। मैंने एक और रिलेशन ले लिया R2 रिलेशन ए से बी के बीच में, एक और ले लिया, चलो ठीक है। कुछ भी मैंने मान लिया, मैंने मान लो उसके अंदर जो एलिमेंट्स ले लिए मैंने, मान लो वो ले लिए A, 3, B, 1, C, 2, D, 2, E, 4, है ना। मैंने एक रिलेशन ये भी ले लिया, ये भी ए से बी में डिफाइन है, तुम चेक करना है इसको। ये भी ए क्रॉस बी का ही सबसेट है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, उनके फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से ही आ रहे हैं और सेकंड बी सेट से आ रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब हम चेक करने वाले हैं कि भाई ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है कि नहीं। तो इसको भी अगेन हम चेक कर सकते हैं यूजिंग एरो डायग्राम। तो मैंने अगेन ले लिया एरो डायग्राम। तो जो पहले एलिमेंट है
वो कौन कौन से थे? वो थे ए बी सी डी ई। जो सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? 1 2 3 और 4 और 5। ए को मैप किया 3 से, तो ए के लिए एरो आ गया 3 की तरफ। बी को मैप किया 1 से, तो बी के लिए एरो आ गया 1 की तरफ। सी को मैप किया 2 से, तो सी के लिए एरो आ गया 2 की तरफ। डी को भी मैप किया 2 से, तो डी का भी एरो 2 की तरफ आ गया। और ई को मैप किया 4 से, तो ये वाला एरो ये आ गया। ठीक है, तो यह आ गया अपना ए से बी में रिलेशन। तो रिलेशन तो बिल्कुल है ये। जो भी ऐसे जो भी रिप्रेजेंटेशन ऐसे एरो डायग्राम से आ सकते हैं, वो सारे रिलेशन तो होंगे ही होंगे। तो रिलेशन तो ये है। अब बात आती है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? तो आंसर है अब की बार ये बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि जो भी सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, हम कुछ भी एलिमेंट ले लें सेट ए के अंदर, चाहे ए लें, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी, चाहे ई, सबकी एग्जैक्टली एक वैल्यू, सबकी एग्जैक्टली एक मैपिंग है। ए का भी एक मैपिंग है, बी का भी एक है, सी का भी एक है, डी का भी एक है, और ई का भी एक है। तो सारे एलिमेंट जो सेट ए के अंदर आ रहे हैं, सबकी एग्जैक्टली एक मैपिंग है। इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन है। सबकी होनी चाहिए मैपिंग, और सबकी एग्जैक्टली एक ही होनी चाहिए, तो फंक्शन है। बी सेट में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है हमें। बी सेट के अंदर क्या हो रहा है इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे एलिमेंट जो बी सेट के हैं वो मैप्ड हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और खाली भी रह गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बी सेट में क्या हो रहा है ये हमारा बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, ये हमारा बिल्कुल भी लुकआउट नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ क्या है कि सेट ए के हर एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, और एग्जैक्टली एक मैपिंग होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है किसी के अंदर, तो वो रिलेशन क्या होगा? वो डेफिनेटली एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फील हो रही बात सब बच्चों को? समझ पा रहे हैं सभी लोग इस बात को? चलो, तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर। अब हम थोड़ा एग्जांपल लेके और समझते हैं इन चीजों को। ये तो हमने एक सिंपली हमने मतलब कुछ सेट मान के देख लिए। अब हम कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कुछ रिलेशन लिखे हुए हैं तुम्हारे पास। एक तुम्हारे पास रिलेशन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। रिलेशन को डिफाइन करेंगे x से y में। मतलब x के एलिमेंट डोमेन में आएंगे, y के एलिमेंट कोडोमेन में आएंगे, है ना? जैसे यहाँ पर जो पहले सेट होता है वो डोमेन होता है। तो यहाँ पर a तो डोमेन है और b क्या है? यहाँ पे कोडोमेन है। तो x के एलिमेंट्स तो डोमेन में आएंगे, और y के एलिमेंट्स किस में आएंगे? y के एलिमेंट्स आएंगे कोडोमेन के अंदर। ठीक है, बोला गया है कि x भी अपना रियल नंबर से है और y भी अपना रियल नंबर से है। तुम बताओ मुझे, क्या ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है एक्स और वाई के बीच में, क्या ये फंक्शन है क्या? बताओ, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? चेक कैसे करेंगे? हमने अभी क्या कहा था, जो भी एलिमेंट डोमेन के आ रहे हैं, डोमेन यहाँ पर एक्स होता है और कोडोमेन यहाँ पर वाई होता है, क्योंकि ये एक्स के अंदर फंक्शन है। ठीक है, मतलब एक्स के अंदर हम अभी ये मान रहे हैं कि एक्स डोमेन है इसका और वाई यहाँ पे कोडोमेन है। तो बताना है हमें कि ये रिलेशन जो लिखा हुआ है, जो एक्स वाई में रिलेशन है, क्या एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हम क्या बोलेंगे कि अगर फंक्शन होगा तो डोमेन के हर एक एलिमेंट पर एक वैल्यू आनी चाहिए, एग्जैक्टली एक वैल्यू कोडोमेन की। ठीक है, तो डोमेन यहाँ पर एक्स है, तो अगर मैं कोई भी वैल्यू लूँ एक्स की, जो भी इसका डोमेन है पूरा, उसमें से मैं कोई भी एक वैल्यू लूँ एक्स की, तो मुझे वाई भी एक ही मिलना चाहिए। अगर एक एक्स पर एक ही वाई मिलेगा तो ये फंक्शन कहलाएगा, नहीं तो फिर नहीं कहलाएगा। जैसे अगर मैं एक्स को मान लो 3 ले लेता हूँ, 3, तो बताओ एक वाई मिलेंगे, दो वाई मिलेंगे, ज्यादा वाई मिलेंगे? तो एक ही मिलेगा एग्जैक्टली। देखो, तुम रख के देखो, वाई कितना आ गया? 3 का क्यूब 27 प्लस 2, तो ये आ गया 29। तो एक एक्स पर हमें एक ही वाई मिल रहा है। हम कुछ भी एक्स ले लें रियल नंबर में से, कुछ भी एक्स। जैसे अगर मैंने एक्स को मान लो -3y5 ले लिया, तुम रख के देखो वाई को, वाई क्या आएगा? -3y5 का होल क्यूब आएगा प्लस 2। ये वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, एक ही नंबर आएगा। तो हम कुछ भी एक्स लें, हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कुछ भी एक्स लें, हर एक एक्स पर हमें एग्जैक्टली एक ही वैल्यू मिलेगी वाई की, ना तो एक से ज्यादा और ना ही एक से कम। तो हर एक एक्स पर एक ही वाई मिलने वाला है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या हुआ? ये रिलेशन भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब जब एक एक्स पर एक वाई मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो एक्स के अंदर क्या है? वो रिलेशन एक्स के अंदर एक फंक्शन है। दिस रिलेशन इज रिप्रेजेंटेटिंग ए फंक्शन। क्लियर हो रही है बात सब बच्चों को? क्लियर हो रहा है क्या? अरे हाँ या ना बोलो यार, क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। चलो और एग्जांपल लेके देखते हैं, एक और एग्जांपल। ठीक है, से मान लो यह आ गया मॉड वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8। ये मैंने फंक्शन ले लिया, एक्स मतलब ये मैंने रिलेशन ले लिया, सॉरी। क्वेश्चन में दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू r। तो बताना x मतलब डोमेन के लिए होता है और y मतलब को डोमेन के लिए होता है। तो हमें चेक करना है कि ये रिलेशन जो है x और y में एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? क्या ये रिलेशन x का एक फंक्शन है क्या? x का एक फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? हम अगर कोई x ले रहे हैं तो हमें एक ही y का वैल्यू मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो x का फंक्शन है, नहीं तो फिर x का फंक्शन नहीं है। तुम बताओ, हम कुछ भी x लें, क्या हमें एक ही y मिलेगा? अब की बार बताओ।
क्या एक ही वाई मिलेगा क्या? एग्जैक्टली एक ही वाई। तो आंसर है अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार हमें दो वाई मिलेंगे। यहां पर किसी एक भी एक्स के लिए, अगर एक भी एलिमेंट ऑफ डोमेन के लिए हमें मोर देन वन वैल्यूज ऑफ वाई मिल गई, एक से ज्यादा वाई की वैल्यू मिल जाएंगी, तो वहां पर वो फंक्शन नहीं रहेगा। जैसे अगर मान लो मैंने एक्स का वैल्यू जो है, मान लो मैंने वो वन ले लिया। मैंने एक्स का वैल्यू मान लो वन ले लिया। एक्स का वैल्यू हम कहाँ से लेते हैं? जो क्वेश्चन में हमें एक्स का डोमेन, जो हमें एक्स का इंटरवल दे रखा है, तो एक्स हमें आर से बिलोंग दे रखा है, तो एक्स भी हम आर से लेंगे, रियल नंबर से लेंगे। तो मैंने अगर मान लो एक्स को वन ले लिया, तो बताओ मॉड वाई कितना आ गया? रख के देखो। तो टू इंटू वन स्क्वायर, तो टू प्लस एट, 10 आ गया। तो मॉड वाई का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। अब किसी नंबर का मॉड अगर 10 है, अब बताओ मुझे, अगर किसी नंबर का मॉड 10 है, तो बताओ वो नंबर क्या होगा? तो वो नंबर बताओ क्या होगा? तो वो नंबर या तो प्लस का 10 होगा, या फिर वो माइनस का 10 होगा। ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं +10 का मॉड भी 10 ही होता है, और -10 का मॉड भी क्या होता है? 10 ही होता है। तो एक एक्स के लिए हमें कितने वाई मिल गए यहाँ पर? एक एक्स के लिए हमें दो वाई मिल गए। इसका मतलब क्या होगा? अगर डोमेन के अंदर कहीं वन आ रहा होगा, तो उसकी जो मैपिंग हो रही होगी, उसको जो मैप कर रहे होंगे, वो दो वाई से कर रहे होंगे। एक कहीं -10 होगा, और एक कहीं +10 होगा। जबकि हमने कहा था फंक्शन में तो एक एलिमेंट की एक ही मैपिंग होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे कितनी आ गई? यहाँ पे तो दो आ गई। तो किसी भी एलिमेंट की अगर मोर देन वन मैपिंग आ गई, तो वो रिलेशन तो रहेगा, लेकिन वो उस केस में एक फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो ये रिलेशन जो है, वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। फील हो रहा है क्या तुम्हें यार यहाँ तक? चेक कैसे कर रहे हैं हाँ फंक्शन है सर। कि नहीं? जहां मैपिंग करते हैं वो वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर दो वैल्यू आई हैं वाई की, मतलब इस एलिमेंट की एक्स वाले एलिमेंट डोमेन के अंदर आते हैं, और वाई वाली वैल्यू को डोमेन के अंदर आती हैं। तो अगर एक एलिमेंट्स के लिए, डोमेन के एक एलिमेंट के लिए कोडोमेन की मोर देन वन वैल्यू आ गई, तो वो रिलेशन नहीं रहे, मतलब वो रिलेशन फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? क्या सब लोग समझ पा रहे यस हैं सर। चीजों को? चलो, तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो अब ये हमने देख लिया कि भाई फंक्शन कब होता है कब नहीं होता है, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब अपन आगे कुछ टर्म्स देखते हैं फंक्शन से रिलेटेड। हमने देख लिया कि कोई रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब हर एक एक्स के लिए एक ही वाई मिले। जो भी एक्स का इंटरवल दे रखा होगा, अगर हर एक एक्स के लिए एक ही वाई मिलेगा तो फंक्शन है। अगर किसी भी एक्स के लिए वाई की वैल्यू वन से ज्यादा मिल गई, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं किसको? अब अपन स्टार्ट करते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन को। कुछ टर्म्स पढ़ेंगे हम फंक्शन से रिलेटेड। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डोमेन ऑफ ए फंक्शन, कि अगर मुझे किसी फंक्शन का डोमेन निकालना होता है, तो वो डोमेन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो डोमेन का सिंपली मतलब क्या, वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, पहली बात तो हम देख लेते हैं डोमेन का मतलब क्या है। तो डोमेन का मतलब है अपने पास लार्जेस्ट सेट, लार्जेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। अगर हमारे पास कोई एक्स का फंक्शन है, तो एक्स की उन सभी वैल्यूज का कलेक्शन, एक्स की उन सभी वैल्यूज का कलेक्शन जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको डोमेन बोलते हैं। तो अगर हमें किसी फंक्शन का डोमेन निकालना है, इस बात का मतलब क्या होगा? एक्स की उन सभी वैल्यूज का कलेक्शन, एक्स की उन सभी वैल्यूज का कलेक्शन जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। डिफाइन का मतलब क्या होता है? जिन एक्स पर हमें कुछ आउटकम मिल रहा है, जिन एक्स पर हमें कुछ वैल्यूज मिल रही हैं, उन एक्स को हम क्या बोलते हैं? उन एक्स को हम फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस बात को। जैसे मान लो मेरे पास एग्जाम्पल आ गया y बराबर x+2। ये मेरे पास सिंपल सा फंक्शन है, y बराबर x+2। तो बताओ डोमेन क्या है इसका? डोमेन का मतलब क्या हुआ? हम इसमें कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं x की, जिस पर कोई दिक्कत नहीं हो, इसको कोई दिक्कत नहीं आए, इसको ऐसी हमें वैल्यूज निकालनी है। तो बताओ मैं कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ? तुम बताओ क्या पुट कर सकता हूं मैं? तो कुछ भी पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी यार इसको। अगर मैंने वन पुट किया तो हाँ। 3 आ जाएगा, मैंने टू पुट किया तो 4 आ गया, मैंने 7.2 पुट किया तो 9.2 आ जाएगा, मैंने जीरो पुट किया तो 2 आ जाएगा, मैंने -2 पुट किया तो 0 आ जाएगा, मैंने 8.7 पुट किया तो 10.7 आ जाएगा, मैंने -25 पुट किया तो y का वैल्यू -23 आ जाएगा। तो हम कुछ भी एक्सपोर्ट करें, हमें हर x पर y का वैल्यू यहाँ मिलने वाला है। तो इसका मतलब डोमेन क्या आ गया इसका? इस फंक्शन का डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू r। डोमेन का मतलब एक्स से होता है, और डोमेन का मतलब होता क्या है? कि हम यहाँ पर एक्स का एक्स की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं जिससे हमें कुछ वाई मिल रहा है।
एक्स की हम कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिन पर हमें वाई मिलने वाला है? तो आंसर तुम कुछ भी वैल्यू पुट कर लो एक्स की, तुम्हें हर एक्स पर क्या मिलेगा? तुम्हें हर एक्स पर वाई मिलेगा। इसलिए डोमेन क्या आ गया इस फंक्शन का? डोमेन आ गया एक्स बिलोंग्स टू आर। तो डोमेन का सिंपली मतलब क्या है? डोमेन का सिंपली मतलब है एक्स की उन सभी वैल्यूज का कलेक्शन, एक्स की उन सभी वैल्यूज का कलेक्शन जिस पर फंक्शन डिफाइन है, जिस पर हमें फंक्शन कुछ आउटकम दे रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। तो हम कुछ भी एक्स ले लें यहां पर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में हर एक एक्स पर कुछ ना कुछ आउटकम हमें मिलने वाला है। इसका मतलब डोमेन क्या आ गया? फंक्शन का आर आ गया। तो इसका मतलब क्या हर फंक्शन का डोमेन आर होगा क्या? तो ऐसा नहीं है। अच्छा, पहली चीज ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि हम कुछ भी एक्स लेके चले, हमें हर एक एक्स पर एक ही वाई मिलेगा। हर एक एक्स पर हमें एक ही वाई मिलेगा, इसलिए फंक्शन है। और डोमेन क्या आ गया? इसका आर आ गया। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। अगला वाई मेरे पास आ गया 3/x-5। मेरे पास मान लो ये एक आ गया फंक्शन। फंक्शन क्यों? क्योंकि हम कुछ भी एक्स ले, हमें एक ही वाई मिलेगा। जैसे अगर मैंने मान लो एक्स को 10 ले लिया, मैंने अगर एक्स को 10 ले लिया तो वाई आ गया 3/10-5, तो वाई 3/5 आ गया। तो यहां भी हर एक्स पर हमें एक ही वाई मिलने वाला है, इसलिए ये भी क्या है? फंक्शन है। लेकिन क्या इसका डोमेन भी आर है क्या? क्या इसका डोमेन भी आर है क्या? बताओ मुझे। तो आंसर है इसका डोमेन आर नहीं है, इसको दिक्कत है एक जगह पर। इसको दिक्कत है एक जगह पर। बताओ वो दिक्कत 5 किस एक्स पर है? वो दिक्कत है 5 पर। अगर हमने एक्स को 5 ले लिया, अगर हमने x को 5 ले लिया तो क्या हो जाएगा? x बराबर 5 पर क्या y की वैल्यू आएगी क्या? तो y की वैल्यू नहीं आएगी, y डिफाइन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x बराबर 5 हो गया तो y आ गया 3/5 - 5, तो y आ गया 3/0। और डिवाइड में अगर 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा? फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। मतलब फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं डिवाइड में जीरो आना इज नॉट डिफाइंड मैथमेटिकली। तो अगर डिवाइड में जीरो आ गया तो ये नंबर तो फिर मैथमेटिकली डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हम x को 5 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैंने x को 5 लिया तो मुझे कोई y मिल ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे जो y मिलना चाहिए वो y फाइनाइट होना चाहिए। यहाँ तो y जो अपने पास है वो डिफाइन ही नहीं है, वो तो डिवाइड में जीरो आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा? सारे x की वैल्यू सारे रियल नंबर में से आएगी। कुछ भी हो सकती है, लेकिन x जो है अपना वो 5 नहीं हो सकता। सिर्फ 5 पर ही दिक्कत है, क्योंकि 5 पर डिवाइड में क्या बन रहा है? 5 पर जो है वो डिवाइड में जीरो बन रहा है, और अगर डिवाइड में जीरो आ गया तो ये मैथमेटिकली डिफाइन नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती इसकी। इसलिए बाकी हम कुछ भी एक्स लें, मैंने अगर मान लो एक्स को 1 ले लिया तो वाई कितना आ गया? 3/1 - 4, तो वो माइनस का 3/4 आ गया। तो वैल्यू मिल रही है कुछ ना कुछ, तो फंक्शन डिफाइन है। मैंने अगर मान लो एक्स को 0 ले लिया तो ये माइनस का 3/5 आ गया, तो कुछ ना कुछ मिल रहा है वैल्यू हमें, तो डिफाइन है फंक्शन। फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं है? जहां वैल्यू नहीं मिलेगी। वैल्यू कहाँ नहीं मिलेगी? 5 पे नहीं मिलेगी। 5 पे क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि 5 पे डिवाइड में जीरो आ जाएगा। सब लोग चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं? सब बच्चे चीजों को समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो और एग्जांपल देखते हैं एक दो, है ना? फिर आगे अपन नोट वगैरह लिखेंगे इसके ऊपर। मान लो मेरे पास y आ गया √(x), ये आ गया मेरे पास फंक्शन √x। मुझे इसका डोमेन निकालना है ना? मुझे इसका डोमेन निकालना है, मतलब मुझे x की वो सभी वैल्यूज निकालनी है जिनको मैं इस जिसको मैं ले सकता हूँ यहाँ पर, है ना? अब देखो रूट में क्या होता है, हम जानते हैं अंडर रूट के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर हम कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, हाँ ऐसा। सर। हाँ, जैसे अगर मान लो मैंने अंडर रूट में -4 ले लिया तो ये डिफाइन नहीं होता। हालांकि ये, इसको हम 2 आयोटा बोलते हैं, लेकिन हम अभी रियल नंबर पे काम कर रहे हैं पूरा। आयोटा तो रियल नंबर नहीं है। अभी हम जो भी काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? वो पूरा रियल नंबर पे कर रहे हैं। तो क्या अंडर रूट x में हम कोई भी x ले पाएंगे क्या? तो हमें रियल आउटकम मिलना चाहिए। तो क्या x बराबर -1 चलेगा? तो आंसर है नहीं चलेगा, क्योंकि √-1 की तो कोई वैल्यू नहीं आती। √-1 की तो कोई वैल्यू नहीं आती, वो आयोटा आती है, लेकिन हम तो रियल नंबर में इंटरेस्टेड हैं। तो x को -1 नहीं ले पाएंगे। क्या मैं x को 4 ले पाऊंगा? 4 तो वो तो ले सकता हूँ 4, क्योंकि 4 पे क्या होगा? 4 पे तो ये √4 आ जाएगा, और √4 किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। y मिल गया, यानी कि फंक्शन डिफाइन है। क्या मैं x की वैल्यू 16 ले पाऊंगा? 16 तो आ गया √16, तो y बराबर √16 आ गया, x इक्वल टू 16 पे। अब √16 किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी डिफाइन है। ठीक है, क्या मैं x का वैल्यू यहाँ पर 3 ले पाऊंगा क्या? 3 तो ले सकता हूँ, क्योंकि 3 पे कितना आएगा? y 3 पाएगा 1.732 के आसपास, तो डिफाइन होगा। इसका मतलब बताओ मैं कौन कौन से x ले पाऊंगा? तो मैं बोलूंगा यहाँ पर मैं ले पाऊंगा x की पॉजिटिव वैल्यूज। मैं हाँ ले सर। पाऊंगा x बिलोंग्स टू r प्लस भी नहीं, आर प्लस नहीं, अपन बोलेंगे आर प्लस तो लेंगे लेंगे, साथ में हम एक एलिमेंट और ले सकते हैं, कौन सा? जीरो, क्योंकि जीरो आर प्लस में नहीं आता। हाँ जीरो भी चलेगा, क्योंकि जीरो अगर हम ले लेंगे एक्स को तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? √0 आएगी, और √0 कितना होता है? जीरो होता है।
तो कोई भी नेगेटिव एलिमेंट हम नहीं ले सकते यहाँ पर, तो इसलिए हमने क्या किया, नेगेटिव एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया। तो यहाँ से फिर हमने ये भी सीख लिया कि अगर कोई अंडर रूट वगैरह है, स्क्वायर रूट वगैरह है, तो उस केस में उसके अंदर का नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, तभी जाकर के वो फंक्शन जो है वो डिफाइन होगा, तभी जाकर के उसके डोमेन की हम बात कर पाएंगे। यहाँ तक सबको बात क्लियर है, सब बच्चों को? यस सर। यस किसी सर। को? तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर एक नोट लिखते हैं हम अब, कि हम अब क्या तरीका फॉलो करेंगे फंक्शन की डोमेन निकालने का। तो नोट लिखते हैं। तो नोट नंबर 1 के अंदर तुम लिखो कि जब भी हम किसी भी फंक्शन का डोमेन निकाल रहे हैं, जब भी हम किसी फंक्शन का डोमेन निकाल रहे हैं, तो जिस फंक्शन का हम डोमेन निकाल रहे हैं उस फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। जहां पर वो जीरो हो जाएगा उस x को हम डोमेन में नहीं लेंगे, ठीक है? उस x को डोमेन में नहीं लेंगे क्योंकि डिवाइड में जीरो आना अलाउ नहीं होता, डिवाइड में जीरो आना मैथमेटिकली अलाउ नहीं है, ठीक है? तो अगर हम किसी फंक्शन का डोमेन निकालना चाह रहे हैं तो जो उस फंक्शन का एक्सप्रेशन है उसके डिवाइड में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिवाइड में जीरो आ रहा है तो उसको, उस x को अपने डोमेन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। पहली चीज तो ये हो गई। अभी क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें और फील होगा। सेकंड लिखो तुम इसके बाद कि अगर मान लो अपने पास रूट वगैरह आ गए, जैसे हमने अभी बात की थी कि रूट के अंदर का नंबर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, लेकिन रूट कैसे, स्क्वायर रूट। जैसे मान लो a रेज टू 1/2 है, मतलब क्या लिखा हुआ है, रूट a लिखा हुआ है ये, ठीक है? स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं मैं, a रेज टू 1/4 है ना? इवन रूट्स की बात कर रहा हूं, a रेज टू 1/6, a रेज टू 1/8 एंड सो ऑन, a रेज टू 1/8 एंड सो ऑन। अगर मेरे पास इस तरह के एक्सप्रेशन है तो बताओ ये कब डिफाइन होंगे, बताओ ये कब डिफाइन होंगे? तो अगर इवन रूट मेरे पास आ गया तो हम क्या बोलेंगे, तो इनको डिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या रहेगी, जो इनका बेस है वो कैसा होना चाहिए, इनका बेस मस्ट बी पॉजिटिव। इनका बेस कैसा होना चाहिए, इनका बेस पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है, ठीक है? इनका बेस कैसा होना चाहिए, इनका बेस होना चाहिए क्या होना चाहिए, इनका बेस मस्ट बी पॉजिटिव। ये वाली चीज हम बोलेंगे यहाँ पर कि अगर हमारे पास कैसे फंक्शन है, अगर हमारे पास इवन फंक्शन जिनका इवन रूट लगा हुआ है, ठीक है? क्योंकि हमने अभी बात की थी, अगर मान लो रूट, मान लो अपने पास रूट के अंदर मान लो -2 आ गया तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो अगर इवन रूट लगे हुए हैं, मतलब 1/2 है, स्क्वायर सेकंड रूट है, फोर्थ रूट है, सिक्स रूट है, तो बेस क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए पॉजिटिव। लेकिन अगर और रूट्स है, मान लो और रूट्स, a रेज टू 1/3, a रेज टू 1/5, a रेज टू 1/7, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इनमें a चाहे पॉजिटिव हो, a चाहे नेगेटिव हो, a चाहे जीरो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, ये हर जगह डिफाइन होंगे। क्यों? जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं भाई, मुझे -27 रेज टू 1/3 निकालना है, बताओ कितना होगा, ये कितना होगा? तो ये आता है -3, ये -3 आता है, तो ये तो डिफाइन हो गया। क्यों डिफाइन हो गया? ये डिफाइन मतलब वैल्यू आ गई, कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई तो मतलब डिफाइन हो गया। तो ये तो पावर 1/3 थी फिर भी डिफाइन हो गया। क्यों हो गया डिफाइन? क्योंकि बेस यहाँ पर कैसा है, बेस यहाँ पर पॉजिटिव है, सॉरी, मतलब अगर बेस यहाँ पर नेगेटिव है तब भी डिफाइन हो गया ये। क्यों? क्योंकि पावर जो थी वो मतलब जो रूट था वो ऑड रूट था। अगर ये इवन रूट होता, अगर हम बात करते -27 की पावर 1/2 की, यानी कि हम बात करते अंडर रूट -27 की, तो ये डिफाइन नहीं होता, क्योंकि रूट के अंदर का नेगेटिव क्वांटिटी अगर आ गया इवन रूट के अंदर तो वो डिफाइन नहीं होगा। लेकिन अगर ऑड के अंदर आ गया तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऑड रूट लगा हुआ है 1/3, 1/5, 1/7, इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो बेस कैसा भी हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जीरो हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, अगर हमारे पास ऑड रूट है, यानी कि 1/3, 1/5, 1/7 इस तरह का रूट है, तो बेस कैसा भी हो, इस चीज से हमें यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब बच्चों को बात क्लियर यहाँ तक? सब लोग समझ पा रहे हैं चीजों को? यस सर। अब हम बात करते हैं दो फंक्शंस को अगर हम क्लब कर दें, दो फंक्शंस को या तीन फंक्शंस को हम क्लब कर दें, उनको एक साथ ले आएं और फिर उसका हम डोमेन निकालें, तब क्या होगा? जैसे अगर मान लो मेरे पास दो फंक्शन है, एक f1x है और दूसरा f2x है, तो मैंने उनको ऐड कर दिया, ठीक है? मैंने उनको मान लो उनका सब्ट्रैक्शन ले लिया, मैंने मान लो उनको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? मैंने मान लो उनको मल्टीप्लाई कर दिया, और या फिर मैंने मान लो उनको डिवाइड कर दिया, या फिर मैंने उनको डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो अगर मैं दो फंक्शंस को ऐड करूं, मल्टीप्लाई करूं, सब्ट्रैक्शन लूं या डिवाइड करूं, हालांकि हम जब डिवाइड करेंगे तो हम साथ में ये भी लिखेंगे कि यहाँ पर जो f2x है वो जीरो नहीं है, क्योंकि डिवाइड में जीरो आना अलाउ नहीं होता, हमने अभी बात की थी। तो जब हम ऐसे बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमने डिवाइड में सिर्फ यही यूज किया है, तो डिवाइड में जीरो आना अलाउ नहीं है। तो अगर हम दो फंक्शंस को क्लब कर रहे हैं, चाहे प्लस से क्लब करें, चाहे माइनस से क्लब करें, चाहे मल्टीप्लाई से क्लब करें, चाहे अपन डिवीजन से क्लब करें, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, तो उनका डोमेन जो आएगा,
तो जो क्लब करने के बाद में जो फंक्शन बनेगा, इनका जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, F1 का डोमेन और F2 के डोमेन का इंटरसेक्शन। तो उनका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ F1 x इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ F2x। क्या करेंगे हम, दोनों फंक्शंस के इंडिविजुअल डोमेन निकालेंगे और उनका क्या ले लेंगे, हम उनका ले लेंगे इंटरसेक्शन। अगर हम दो फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, या उनका डिवीजन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं भाई, है ना, इसको समझेंगे अपन बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, तो समझ में आएगा। तुम अभी ध्यान रखो इस बात को कि अगर दो फंक्शंस को ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, डिवीजन करें उनका, तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों के इंडिविजुअल डोमेन का हम क्या ले लेंगे, दोनों के इंडिविजुअल डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे। एक सिंपल से एग्जांपल से इस बात को फील करते हैं कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं, है ना। जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं भाई कि मेरे पास एक फंक्शन आ गया अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 3, ये फंक्शन मेरे पास आ गया एक्स प्लस 3, चलो ठीक है। और एक मेरे पास फंक्शन आ गया 1/x+4, ये मेरे पास एक क्या आ गया, एक फंक्शन आ गया 1/x+4, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि क्या इस केस में, क्या इस केस में अच्छा तुम इसको ऐसा करो, तुम इसको एक सेकंड रुको, है ना, ये √x+3 लिखा हुआ है, तो तुम यहां पर लिखो 1/x+5 कर दो, चलो कोई ठीक, ये कर दो, है ना। अब तुम्हें इस पूरे फंक्शन का डोमेन निकालना है, मैंने इसको एक f(x) फंक्शन मान लिया, तो मुझे इस f(x) का डोमेन निकालना है, ठीक है। तुम मुझे बताओ इस f(x) के डोमेन में, है ना, तो मुझे बताओ इस f(x) के डोमेन में क्या, ये बताओ ये फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं है, बताओ बताओ मुझे, ये वाला जो फंक्शन है बताओ वो कहाँ डिफाइन नहीं है, ये सिर्फ -5 पे डिफाइन नहीं है ना, ये -5। -5 पे डिफाइन है, -5 पे दिक्कत है, इसको दिक्कत क्यों है, क्योंकि डिवाइड में 0 बन जाएगा, ये जो है वो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो -5 पे ये डिफाइन नहीं है, इसको दिक्कत है, ठीक है। तो इसका डोमेन तो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r आ गया, एक्सक्लूडिंग -5, इसको यहाँ पे दिक्कत है। तो बताओ इसको कहाँ दिक्कत है, इसको, तो हमने क्या कहा था कि अगर रूट के -4 अंदर के का आगे क्वांटिटी आ गया तो रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। जब भी रूट को मेंशन नहीं किया मतलब वो स्क्वायर रूट, मतलब वो पावर 1/2 लगी हुई है उस केस में उसकी, तो हम क्या बोलेंगे, अगर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन है तो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अपना x कैसा आएगा, -3 से ग्रेटर आएगा, ठीक है। तो पहले वाला फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब x -3 से बड़ा हो, सेकंड वाला फंक्शन तभी बड़ा डिफाइन होगा जब x कैसा हो, माइनस का x जो है वो -5 नहीं होना चाहिए अपने पास, ऐसा ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तुम एक काम करो, उसको -5 कर दो, -5, है ना, -5, तो यहाँ पे फिर 5 रह जाएगा, ये 5 है ना, क्योंकि तब 5 पे डिफाइन नहीं होगा ये, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पर कि अगर मुझे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती x बराबर -1 पे, ठीक है, सॉरी x बराबर -4 पे, मुझे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होती -4 पे, बताओ कितनी वैल्यू आती, तो रख के देखते हैं -4 एक बार इसको, है ना। तो -4 + 3 का अंडर रूट, तो अंडर रूट -1 हो गया, तो ये तो यही डिफाइन नहीं हुआ, क्योंकि रूट में नेगेटिव नंबर आ गया तो ये डिफाइन नहीं हुआ, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। दो फंक्शन का सम डिफाइन कब होता है, जब उससे भी कुछ रियल वैल्यू मिल रही हो, इससे भी कुछ रियल वैल्यू मिल रही हो, एंड इससे भी कुछ रियल वैल्यू मिल रही हो, दोनों से रियल वैल्यू मिलेगी तभी उनका सम या डिफरेंस या मल्टीप्लाई या डिवाइड डिफाइन होगा। अब एक से तो मिले और एक से नहीं मिले, तो मतलब क्या हुआ, उस केस में फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हम इसीलिए क्या बोलेंगे, जो दोनों से जिस जिस एक्स पर रियल वैल्यू मिल रही होगी पहले उस इंटरवल को निकालेंगे, फिर इससे जहां रियल वैल्यू मिल रही होगी उस इंटरवल को निकालेंगे, और फिर क्या लेंगे, दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे, क्योंकि हमें तो दोनों को डिफाइन करना है। किसी एक्स पर अगर एक डिफाइन हो गया और एक डिफाइन नहीं हुआ तो उस एक्स से हमें मतलब नहीं है, उस एक्स पर हम पूरे फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे अगर मैंने अभी तुमको एग्जांपल दिया, अगर मैंने एक्स को -4 ले लिया तो देखो ये तो डिफाइन है -4 पे, क्योंकि ये तो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी वो तो 1/-9 आएगी, यानी कि -1/9 आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ -4 लूंगा तो ये कितना आएगा, ये अंडर रूट -1 आएगा। तो एक फंक्शन की तो वैल्यू मिल गई लेकिन एक की वैल्यू नहीं मिली, इसका मतलब सम की वैल्यू भी नहीं मिलेगी, सम की वैल्यू भी नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो अगर दो फंक्शंस पे काम कर रहे हैं, चाहे प्लस के थ्रू काम करें, चाहे माइनस के थ्रू, चाहे मल्टीप्लाई के थ्रू, चाहे डिवीजन के थ्रू, क्या करेंगे, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे। क्लियर है बात सब बच्चों को, ये वाली क्लियर है क्या? यस सर। अरे बाकी लोग बोलो यार सर कुछ। तो इसका इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? यस सर, तो उसकी बात करते हैं, चलो अभी। अगर हमें मान लो, चलो कर लेते हैं सवाल को भी। अगर हमें मान लो इनका कॉमन पार्ट लेना है ना, अगर हमें लेना है इनका इंटरसेक्शन, देखते हैं कैसे लेते हैं। तो देखो, जो पहला है इसमें √x+3 वाला, इसका डोमेन क्या बोला इन्होंने कि भाई x -3 से ग्रेटर है। -3। तुम नंबर लाइन ले लो, उसके हाँ। लिए नंबर लाइन का यूज कर लो, तो मैंने कहीं यहाँ -3 मान लिया, तो x कैसा है, -3 से ग्रेटर, मतलब उसके आगे वाले पार्ट को हम लेने वाले हैं, -3 को भी लेने वाले हैं तो इसको भी ले लिया।
सेकंड हमारे पास क्या है कि डिवाइड में जो है सेकंड वाले केस में क्या बोला है उसने कि x बिलोंग्स टू r, 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 कहीं बताओ 5 कहाँ आएगा, तो 5 तो -3 के आगे आएगा, तो 5 को नहीं लेंगे, बाकी तो सब कुछ ले लेंगे अपन। बाकी तो 5 के पहले अच्छा वाला हाँ पार्ट भी आ गया और 5 के आगे वाला पार्ट भी आ गया। अब हमें लेना है इनका कॉमन पार्ट, हमें लेना है इनका इंटरसेक्शन। अगर हमें दो हाँ, तो कंडीशंस का -3 इंटरसेक्शन लेता होता है तो क्या करेंगे, कॉमन पार्ट सर्च करेंगे जो पहले में भी है और दूसरे में भी है। बताओ कॉमन पार्ट क्या है दोनों का, तो ये जो पार्ट है -3 के आगे वाला, ये पहले पहले वाले कंडीशन में भी है और सेकंड वाले कंडीशन में भी है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -3 से इन्फिनिटी। लेकिन जो ये 5 एलिमेंट है ये पहले में तो है लेकिन दूसरे में नहीं है। अगर पहले में है दूसरे में नहीं है तो क्या दोनों में कॉमन है क्या, तो कॉमन भी नहीं है, क्योंकि कॉमन कब होता, जब दोनों में होता, तो दोनों में तो नहीं है। तो अगर ये एलिमेंट नहीं है तो इसको रिमूव कर दो, तो फिर हमने क्या किया, 5 को रिमूव कर दिया इसमें से ऐसे। तो ये क्या आ गया इसका, ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। समझ में आया 5 को रिमूव मैंने क्यों किया है, क्योंकि हम अभी कॉमन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम उन एलिमेंट्स को ले रहे हैं जो दोनों में हैं, दोनों कंडीशंस में हैं, जो दोनों रीजंस में आ रहे हैं। तो जो 5 एलिमेंट है वो पहले में नहीं आ रहा, दूसरे में सॉरी पहले में आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा। अगर दोनों में नहीं आ रहा मतलब दोनों में कॉमन नहीं है, और जो एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं होंगे उनको नहीं लेंगे। तो 5 दोनों में कॉमन नहीं था तो नहीं लिया, तो क्या करा, 5 इस इंटरवल में आ रहा था तो उसको अलग से हमने रिमूव कर दिया ऐसे। कुछ आ रहा है क्या समझ में यार तुम्हें, कुछ आ यस रहा है सर। क्या समझ में। हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं कुछ और। क्वेश्चन करेंगे तो और फील होगा हमें कि कैसे काम करना है इस तरह के सवालों के ऊपर। सवाल लिखो तुम कुछ। तो हमने पहला क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स आ गया अंडर रूट में कितना, x-4, और नीचे आ गया अंडर रूट में -x² + 5x-6, ये आ गया। हमें निकालना है इस फंक्शन का डोमेन, है ना, हमें निकालना है इस फंक्शन का डोमेन। तो ये भी क्या लिखा हुआ है, ये फंक्शन भी दो फंक्शन को डिवाइड करने पर आया है। ये भी कब आया हमारे पास, जब हमने दो फंक्शंस को डिवाइड किया है। ऊपर है अंडर रूट एक्स, ऊपर भी रूट में लिखा हुआ है, नीचे भी रूट में लिखा हुआ है। तो पूरा फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब ऊपर वाला फंक्शन भी डिफाइन हो, जहां पर नीचे वाला भी डिफाइन हो, उन एक्स को निकालेंगे और उन एक्स का क्या ले लेंगे अपन, उन एक्स का ले लेंगे अपन इंटरसेक्शन। ये हम काम करते हैं इस तरह के सवालों में। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, है ना। पहले अपन देखो ऊपर वाले फंक्शन, क्योंकि देखो ये दो फंक्शन का डिवीजन है। ये सवाल किस टाइप का है, ये सवाल है f1x/f2x टाइप का, इस तरह का सवाल है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का भी डोमेन निकालेंगे और नीचे वाले फंक्शन का भी डोमेन निकालेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। तो पहले मैं फाइंड कर रहा हूं डोमेन ऑफ f1x, है ना, और फिर मैं फाइंड करूंगा डोमेन ऑफ f2x, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लेंगे इन दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन। तुम बताओ मुझे f1x फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन f1x है अंडर रूट ऑफ x-4। क्या बोलूंगा भाई मैं, रूट के अंदर कोई भी चीज अगर लिखी हुई है तो डिफाइन कब होगी, जब रूट के अंदर का एक्सप्रेशन कैसा आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। तो x-4 की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या 0 हो, तभी रूट डिफाइन होगा, नहीं तो फिर रूट डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि अगर रूट के अंदर का नंबर नेगेटिव आ गया तो रूट डिफाइन ही नहीं होगा। इसलिए हमने बोल दिया कि जो रूट के अंदर नंबर है उसको या तो पॉजिटिव करो या उसको 0 करो। अब आता है नीचे वाले फंक्शन के डोमेन में। तो नीचे वाला फंक्शन भी रूट में लिखा हुआ है, तो इसके लिए भी मैं क्या बोलूंगा कि जो भी रूट के अंदर लिखा हुआ है, जो भी क्वांटिटी रूट के अंदर लिखी हुई है वो कैसी होनी चाहिए, या तो होनी चाहिए वो पॉजिटिव या होनी चाहिए वो 0। लेकिन यहां पर हम 0 नहीं ले पाएंगे, देखो यहां पर रूट के अंदर 0 आना अलाउ नहीं है। समझ रहे हो क्यों नहीं अलाउ, क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 हो गई, अगर ये वैल्यू 0 हो गई, अगर डिवाइड में 0 आ गया तो उसका रूट भी क्या आएगा, उसका रूट भी 0 आ जाएगा। और अगर रूट 0 आ गया तो डिवाइड में क्या बन जाएगा, डिवाइड में 0 बन जाएगा। हमने अभी बात करी थी डिवाइड में 0 आना अलाउ नहीं होता। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि सिंपली ये वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ही होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 बन गई, अगर ये 0 के बराबर आ गई तो ये 0 हो गया रूट के अंदर, और 0 का रूट तो फिर 0 ही आता है, जो कि हम डिवाइड में आना अलाउ होता नहीं है। नहीं आ रहा समझ में, समझ में आ रहा है मैंने यहाँ इक्वल का साइन आ क्यों नहीं गई। लगाया यार सभी लोगों को। हाँ सर। ये सारी चीजें बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है यस यार सर। की, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल मैंने लगा दिया तो फिर डिवाइड में 0 आ जाएगा, और डिवाइड में 0 आना इज नॉट अलाउड एट ऑल, ठीक है। अब उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो बहुत ही सरल सवाल हो गया, यहाँ से तो इसको 4 को इधर भेज दिया तो ये आ गया x x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इस पर काम करेंगे तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये x² - 5x + 6। तुमने सीखा होगा इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये साइन जो होता है वो रिवर्स करना पड़ता है। तो इसको कर दिया हमने लेस देन 0।
अब ये तो सॉल्व हो ही चुका है, इसके फैक्टर्स हो रहे हैं देखो इस क्वाड्रेटिक के इजीली। बताओ फैक्टर क्या 3 होंगे और इसके? 2। तो x-3 इंटू x-2, हाँ ठीक है। नंबर लाइन पे पहले 2 आएगा और फिर 3, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। हम नेगेटिव वाले पार्ट में इंटरेस्टेड है, तो ये आ गया 2 से 3 के बीच में। अब बस निकालते हैं इनका आंसर। क्या लेंगे अब दोनों कंडीशंस का? दोनों का ले लेंगे इंटरसेक्शन। तो पहले में क्या बोल रहा है वो? पहले वाले में बोल रहा है कि x कैसा आना चाहिए? x आना चाहिए 4 से बड़ा। तो 4 मैंने यहां मान लिया, तो x आना चाहिए 4 से बड़ा। उसमें 4 को इंक्लूड भी किया है, इंक्लूड भी किया है 4 को, तो हमने 4 पे क्लोज ब्रैकेट का यूज कर लिया। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो उसमें क्या बोल रहा है? x 2 से 3 के बीच में आना चाहिए। अब देखो 2, क्योंकि नेगेटिव लिखा हुआ था वहां पे, नेगेटिव था तो मतलब नेगेटिव तो यहीं पे ही है, तो सेकंड के अकॉर्डिंगली x कैसा आएगा? 2 से 3 के बीच में आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? कॉमन पार्ट सर्च करेंगे इन दोनों का, फर्स्ट और सेकंड का। क्या कोई कॉमन पार्ट है क्या इनके बीच में? बताओ, क्या कोई कॉमन पार्ट है क्या इन दोनों के बीच में? कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, क्योंकि पहले में तो वो बोल सर रहा है कि x 4 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरे में बोल रहा है वो x 2 से 3 के बीच में आए, क्योंकि वहां पे लेस देन लगा हुआ है, और लेस देन कहां पर है? 2 से 3 के बीच में ही है। तो पहले में x 4 से बड़ा है, दूसरे में x 2 से 3 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें हमारे पास एक भी एलिमेंट डोमेन में नहीं आएगा। तो x किससे बिलोंग करेगा? 5 से बिलोंग करेगा। एक भी एलिमेंट x की वैल्यू नहीं आएगी जो डोमेन है इस फंक्शन का, क्योंकि जिन पर पहले वाला फंक्शन डिफाइन हो रहा है उन पर दूसरे वाला फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, और जिन पर दूसरे वाला हो रहा है उन पर पहले वाला नहीं हो रहा। सबको बात समझ में आ रही है यहां तक? सब बच्चों को? यस सब हाँ लोग सर। समझ सर। पा रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अगला सवाल लिखो। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में आ गया फिर 1 अपॉन अंडर रूट मॉड साइन एक्स माइनस साइन एक्स। ये फंक्शन आ गया और हमें निकालना है इसका डोमेन। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉड साइन एक्स माइनस साइन एक्स। हमें यहाँ पर इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। दोनों फंक्शन अपने पास हैं, दोनों पर हम अलग अलग काम करेंगे और फिर बताएंगे कि फाइनली आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का। सर हाँ बोलो। सर इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन किए हाँ उसमें हाँ डोमेन बोलो। 5 आया, तो रेंज कितना आएगा सर इसका? डोमेन ही नहीं है तो रेंज कैसे आएगी यार? रेंज तो हम डोमेन के एलिमेंट पे निकालते हैं ना। तो वो भी रे- 5 होगा ना सर? हाँ वो भी 5 होगा बिल्कुल। जब भी किसी फंक्शन की रेंज निकालते हैं ना अपन, तो वो डोमेन के एलिमेंट पर ही निकालते हैं, जो जो उसके डोमेन के एलिमेंट है उस पर वैल्यू क्या आ रही है उसकी। तो देखा डोमेन में कुछ यस। नहीं है यहाँ तो रेंज तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, रेंज की बात भी अपन करेंगे इसके बाद में तुरंत। ठीक है, -2 से 0। -2 से 0। -2 से 0 शायद सही आंसर है, बिल्कुल शायद सही होगा। देखते हैं चलो क्या आएगा इसका आंसर बाकी। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो देखो यहाँ पर भी हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन तो ये रहा और एक फंक्शन ये रहा। क्या करेंगे हम दोनों पर? वन बाय वन काम करेंगे। पहले हम इसकी डोमेन निकालेंगे, फिर हम इसकी डोमेन निकालेंगे, और जो इन दोनों की डोमेन्स आएंगे उनका इंटरसेक्शन लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले पहले हम काम करेंगे किस पर? पहले वाले फंक्शन पर, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर पर। और फिर हम काम करेंगे दूसरे वाले फंक्शन पे जो कि है 1 अपॉन अंडर रूट मॉड साइन एक्स माइनस साइन एक्स। इस पे काम करेंगे और फिर बात करेंगे इनके डोमेन की। ठीक है, तो करते हैं अपन काम स्टार्ट इन दोनों के ऊपर। ठीक है, पहले अपन इसके लिए क्या बोलेंगे कि जो भी क्वांटिटी रूट के अंदर लिखी हुई है दैट शुड बी पॉजिटिव। और ये जीरो भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो सिंपली रूट में लिखा हुआ है, डिवाइड में तो है नहीं है। तो अगर यहाँ जीरो भी बन जाएगा ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, तो इसके लिए तो हम ये बोलेंगे कि बस 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब अगेन वही चीज कि अगर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे उसको। तो उसके लिए क्या करेंगे? इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स कर देंगे। तो इसका एक फैक्टर आएगा x-2 x+2 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका रूट, इसका तो रूट आ गया -2,
इसका आ गया प्लस का 2, पहले -2 आएगा फिर प्लस का 2, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। हम नेगेटिव वाले पार्ट में इंटरेस्टेड हैं और -2 और 2 में भी इंटरेस्टेड हैं क्योंकि वहां पर इक्वल लगा हुआ है। तो पहले वाले का आंसर आ गया x बिलोंग्स टू क्लोज -2 से क्लोज टू, -2 से 2 तक के सभी एलिमेंट आंसर में आएंगे, -2 भी आएगा और 2 भी आएगा। यह आ गया पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, चलो ठीक है। अब आते हैं अपन सेकंड वाले पार्ट पर आंसर पे। तो यहां पर 1 अपॉन में ये लिखा हुआ है मॉड साइन एक्स, 1 अपॉन में रूट में मॉड साइन एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसके लिए देखते हैं। तो देखो पहली बात तो रूट में लिखा हुआ है, तो रूट के लिए हम क्या बोलते हैं कि रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और जीरो भी हो सकती है। लेकिन क्या यहाँ पर जीरो हो पाएगी, क्या बताओ? क्या यहाँ पर मैं इस नंबर को जीरो कर सकता हूँ क्या? आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो फिर डिवाइड में जीरो आ जाएगा यार, और डिवाइड में जीरो आना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है रूट के अंदर, ये पॉजिटिव ही होनी चाहिए। अगर ये न्यूमरेटर में होती, ऊपर की तरफ होती है क्वांटिटी, तो इसको हम इक्वल टू जीरो भी कर देते हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको इक्वल टू जीरो नहीं करेंगे, अभी सिर्फ पॉजिटिव ही करेंगे, क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल हो गई तो डिवाइड में जीरो आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सिंपली पॉजिटिव ही करेंगे। ठीक है, ये वाला काम हम करेंगे। अब देखो तुम, देखो इन द एंड में क्या करने वाला हूं, जो भी इन दोनों के आंसर्स आएंगे, जो भी पहली कंडीशन का और दूसरी कंडीशन का आंसर आएगा, उसका मैं क्या लूंगा, उसका तो मैं इंटरसेक्शन ही लूंगा इन द एंड। ठीक है, तो अगर इंटरसेक्शन का मतलब होता है क्या है कि हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो ये जैसे फर्स्ट कंडीशन का आंसर क्या है, फर्स्ट कंडीशन का आंसर आया -2 से 2। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला आया है, और इसका भी आंसर निकालेंगे और क्या करेंगे, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, उनका भी कॉमन पार्ट लेंगे। अब अगर इसके आंसर का और दूसरे के आंसर का कॉमन पार्ट लूंगा, तो कॉमन पार्ट का मतलब क्या होगा, वो दोनों में होना चाहिए। तो इन द एंड हम बोल सकते हैं कि जो भी हमें जो भी इसमें से आंसर लेना है, वो आंसर लेना है जो इसके इंटरवल से है, क्योंकि इन द एंड तो हम क्या करने वाले हैं, कॉमन पार्ट ही लेने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं, आगे समझते हैं इस बात को, पहले अपन इस पर थोड़ा काम करते हैं, तुमको अभी और फील होगा। अच्छा, पहली चीज तो अपन मॉड पे काम करेंगे, इतना तुम्हें आता होगा कि मॉड पे कैसे काम करते हैं, हालांकि मॉड को भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो बताओ मॉड कैसे खुलता है? मॉड दो तरह से खुलता है, या तो मॉड प्लस में खुलता है या मॉड माइनस में खुलता है। अगर मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो मॉड प्लस में खुलेगा, और अगर मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव है तो मॉड नेगेटिव में खुलेगा। तो मैंने पहला केस ले लिया, केस फर्स्ट, कि जो मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन है ये क्या है, पॉजिटिव है। मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव या जीरो है। तो अगर मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव या जीरो हो गया तो मॉड डायरेक्टली खुल जाएगा। तो फिर मैं मॉड साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स लिख सकता हूँ। तो यह आ गया साइन एक्स माइनस साइन एक्स। अभी तो जीरो हो गया, तो क्या जीरो, ये जो नंबर है क्या ये जीरो से बड़ा है? तो बिल्कुल नहीं है, तो क्योंकि ये तो खुद ही जीरो है, और जीरो तो कभी जीरो से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले केस से हमें कुछ भी आंसर नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो पहले केस से कंडीशन आ रही है वो ये आ रही है कि जीरो शुड बी जीरो से ग्रेटर, तो वो तो कभी नहीं हो पाएगा। तो यानी कि पहले कंडीशन से कभी हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो जब भी साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हमें यहां से कोई वैल्यू एक्स की नहीं मिलेगी, नो वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि हम देख रहे हैं जब हम साइन एक्स को पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये कंडीशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि जीरो जीरो से ग्रेटर है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और जीरो तो कभी जीरो से बड़ा नहीं हो पाएगा। तो इससे तो हमें कुछ नहीं मिला। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है, जो भी ये मॉड के अंदर लिखा हुआ है, ये हो जाए नेगेटिव, ये हो जाए लेस देन जीरो। अगर ये नेगेटिव हो गया जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है, तो मॉड खुलेगा फिर माइनस में, है ना। मॉड में अगर जो भी मॉड के अंदर है अगर वो नंबर नेगेटिव है तो मॉड खुलता है नेगेटिव में। तो यहाँ आएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ आएगा माइनस साइन एक्स, और ये आ जाएगा पॉजिटिव, है ना। यानी कि -2 साइन एक्स आ गया पॉजिटिव, मल्टीप्लाई किया माइनस साइन से, तो 2 साइन एक्स आ गया लेस देन जीरो। 2 को नीचे भेज दो तो साइन एक्स आ गया कितना, साइन एक्स आ गया लेस देन जीरो, ये आ गया अपने पास। ठीक है, और देखो कंडीशन 2 में हमने यही चीज मानी थी, केस 2 में हम यही मान रहे थे कि साइन एक्स क्या है अपना, साइन एक्स जो है अपना वो लेस देन जीरो है, और आंसर भी क्या आ गया अपना, साइन एक्स लेस देन जीरो आ गया। मतलब ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो हम मान रहे थे वो हमें पूरा वही इंटरवल मिल चुका है। जो हम चीज यहाँ पर मान रहे थे वो पूरे ही हमारे आंसर में आ गया, उस वही सेम कंडीशन फिर से आ चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ सॉल्व करने पर, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम केस 2 ले रहे हैं वो पूरा ही केस 2 हमारा आंसर बन जाएगा, जो पूरा ही क्या बन जाएगा, अपना आंसर बन जाएगा। तो साइन एक्स जहां जहां पर लेस देन जीरो आएगा वो सारे एक्स को हम अपने आंसर में कंसीडर करेंगे। देखो तुम चाहो तो तुम इसको ऐसे फील कर लो, देखो तो तुम सिंपली फील कर सकते हो। जैसे मान लो जब साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो बताओ क्या ये कंडीशन ट्रू होगी क्या? तो वो बिल्कुल ट्रू होगी। जैसे तुमने मान लो साइन एक्स का वैल्यू -1/2 मान लिया, तो तुम -1/2 का मॉड लो, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, माइनस -1/2, तो ये तो प्लस का 1/2 हो गया, तो ओवरऑल नंबर क्या आ गया, पॉजिटिव हो गया।
तो जब साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मॉड भी प्लस में देगा नंबर, और ये साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो पूरा सम क्या आ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो डेफिनेटली जीरो से बड़ा होगा। तो इसका मतलब जहां जहां साइन नेगेटिव है वहां वहां पर ये कंडीशन डेफिनेटली फॉलो होगी। और जहां जहां साइन पॉजिटिव है, जैसे अगर मान लो किसी एक्स पर साइन का वैल्यू मान लो 1/3 आ गया, तो 1/3 का मॉड भी क्या आएगा, 1/3 आएगा, और साइन एक्स की वैल्यू भी 1/3 है, तो कितना आ गया, ये जीरो आ गया, इनका कितना वैल्यू आएगा, जीरो आएगा। तो क्या जीरो जीरो से बड़ा है क्या, तो वो तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये जीरो जीरो से बड़ा होगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कभी ट्रू नहीं होगा। और जब साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये नंबर आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव में बन जाएगी, और पॉजिटिव क्वांटिटी कैसी होती है, हमेशा जीरो से बड़ी होती है, तब ये रिलेशन ऑलवेज ट्रू बन जाएगा। तब ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ऑलवेज ट्रू बन जाएगा। तो इसका मतलब इस रिलेशन का आंसर क्या आएगा, इस रिलेशन के लिए कंडीशन क्या आएगी कि साइन एक्स क्या होना चाहिए, साइन एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए। क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों के आंसर्स का लेंगे इंटरसेक्शन। तो पहला जो अपने पास फंक्शन था √4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटरवल क्या आया है, इसका इंटरवल आया है -2 से 2 के बीच में। पहले फंक्शन का इंटरवल आ गया -2 से 2 के बीच में। सेकंड का इंटरवल क्या आ गया, सेकंड के लिए वो सभी एक्स आ चुके हैं, सभी एक्स आ चुके हैं जिनका साइन नेगेटिव होगा, वो सभी एक्स आ चुके हैं जिनका साइन नेगेटिव होगा। बताओ वो एक्स कौन कौन से हैं? अपन जानते हैं, बताओ साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो साइन नेगेटिव होता है, देखो पाई से किसमें, पाई से 2 पाई में साइन नेगेटिव होता है। जीरो से पाई में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि जीरो जीरो से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तो फर्स्ट में भी पॉजिटिव सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये आंसर में नहीं आएंगे। पाई से 2 पाई में नेगेटिव होगी तो ये आंसर में आ गया। ऐसी ही सेम कहानी किसके लिए होगी, नेगेटिव में होगी। नेगेटिव में उल्टा होगा कि -पाई से जीरो में तो क्या होगा, साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और -2 पाई से -पाई में क्या आएगा, साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह चलेगा ये। ठीक है, ये कौन से आंसर हैं, ये जो आंसर हैं ये कंडीशन नंबर 1 के आंसर हैं, और ये कौन से आंसर हैं, कंडीशन नंबर 2 के आंसर हैं। कंडीशन नंबर 2 मतलब जहां पर साइन एक्स का वैल्यू क्या आया था, नेगेटिव आया था। अब क्या करेंगे बताओ, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 क्या लेंगे, इनका कॉमन पार्ट लेंगे। तो इनका कॉमन पार्ट ले लेते हैं, तो हमने इनका कॉमन पार्ट ले लिया। बताओ कॉमन पार्ट इनका क्या है, सिर्फ यही कॉमन पार्ट है, और इनका कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो बताओ मुझे फाइनली आंसर क्या आ गया अपना, या -2 पे भी क्लोज था, 2 पे भी क्लोज था, और यहाँ 0 पे ओपन लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ लेस देन जीरो वाली बात हो रही है। तो बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज -2 से ओपन 0, क्लोज -2 से ओपन 0, क्योंकि यही वो एलिमेंट है जो दोनों कंडीशंस के अंदर आए हैं, इसलिए ये बन जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कुछ समझ में आया क्या तुम्हें यार? हाँ सर। हाँ सर। किसी को डाउट है, कुछ भी तो पूछो, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो कहीं भी तो पूछो। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं? यस सर। चलिए, यस। तो ये सारी डोमेन की बातें थी, है ना।